ये विपक्ष के लोग तमाशा बना के रख दिया है। सरकार विकास के काम कर रही है, ये लोग चोरी कर रहे हैं। वर्तमान सांसद, वर्तमान जो वहाँ के विधायक लोग हैं, वो सपा के कार्यकर्ता हैं, वो मंदिर को छुपा दिए थे। 2027 में 55% बाल वंश अहीर भारतीय जनता पार्टी कोट करेगा। अब माननीय योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मान लिया है। 7 साल हो गया सरकार को, और उसके बाद बिजली विभाग को आज दिखाई दे रहा कि चोरी हो रहा है। अरे चोर तो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो पैसा लेके सब कटिया लगवाते हैं या बिजली विभाग का नुकसान करते हैं। लेकिन अमित शाह जी जो बोले हैं बाबा साहब के बारे में, ये हम लोग जो है उसको गलत मानते हैं। हम लोग कभी अमित शाह जी के बातों को सही नहीं ठहराएंगे, उनकी बात गलत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, तलवार की ताकत से कलम की ताकत ज़्यादा तेज होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे को इस तरह का बचकाना हरकत नहीं करना चाहिए। ये राजनीतिक लोग हमको लगता है आपस में मिले हुए हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे रीता बहुगुणा जोशी हों। किसानों के लिए कहते हैं कि हमारी बिजली फ्री होगी, जाइए कनेक्शन लेने, कनेक्शन देते ही नहीं। कहेंगे कि ऐसा है कि इतना एस्टीमेट आएगा, बिजली फ्री है। अगर चिकित्सा की बात हो जाए तो मैं बलिया जिले का दावा करता हूँ, बलिया में कोई ऐसा अस्पताल अब तक नहीं है कि वहाँ के लोग अस्पताल में भर्ती हो। अखिलेश यादव जी हमको बता दें, 2017 से 2025 होने वाला है। कई बार किसानों के बारे में और कई बार जो है गरीबों के बारे में रोड पर उतरे हैं, केवल टूट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई तो देश को 200 साल तक गुलाम बनाई धीरे धीरे, तो ये व्यवस्था ऐसी बना रही है, अडानी अंबानी को देश को एक समय बेच देंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ शाइस्ता खान, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। जिस तरह से संभल में जो घटना हुई, सियासत अशांत नजर आ रही है, घटना जो है हिंसा शांत नजर आ रही है। जिस तरह से जो सपा सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके यहाँ जो पुराने मीटर लगे हुए थे उसे हटा दिया गया और नया मीटर लगा दिया गया है। इसी विषय पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस पर क्या कुछ राय है। सर, जिस तरह से जो निजीकरण शब्द एक महज शब्द बनकर रह गया, लेकिन सियासत तूल पकड़ती जा रही है, क्या कहेंगे? जिस तरह से उनके यहाँ जो मीटर लगा हुआ था, पुराना मीटर हटा दिया गया और नया मीटर लगा दिया, क्या संदेश देना चाहता है? पत्रकार महोदया, जो संभल का जो जांच करने गई थी हमारी कमेटी, तो उसमें कम से कम 5-7 गांव सभाओं में जो बर्क जी के जो सहयोगी गांव थे, जो गोद में लिए हुए थे, वहां चोरी से विद्युत कनेक्शन करवा करके उसको बिल लोगों नहीं जमा करता था। हमको लगता है कि वो जो कमेटी जो गठित थी वो उन्होंने चोरी पकड़ लिया। ये आपका दावा है? ये मेरा दावा नहीं है। ये जो कमेटी गई थी विद्युत का जांच करने कि ये सही है कि गलत है, तो जांच में ये देखा गया कि मीटर का पते नहीं है। गांव-गांव में फ्री में वहाँ बत्ती चल रही है, तो बत्ती चल रही है तो वहाँ मीटर लगना चाहिए, जो सरकार का नुकसान हो रहा था। तो जांच में ये देखा गया कि 7 गांव सभा में वर्ग के पार्टी के लोग थे और इनके लोग थे, जो एससी भी चल रही थी जिसमें मीटर का पते नहीं। तो इसको बोलते हैं चोरी। विद्युत विभाग ने चोरी गांव सभा को पकड़ लिया कि आप लोग पैसा नहीं जमा करते हो और विद्युत चोरी करते हो। मतलब पुराना मीटर हटा देना और नया स्मार्ट मीटर लगा देना, क्या कहेंगे? ये लोग करते क्या हैं पत्रकार महोदया, कि जो एसी लगा करके जो पंखा चलाते हैं, बत्ती जलाते हैं, तो उसका मीटर रीडिंग ज़्यादा जाती है, उसका बिल ज़्यादा आएगी। तो ये लोग एसी चोरी के कटिया लगा करके एसी चलाते हैं। अब बल्ब का कनेक्शन लेते हैं कि हम एक बल्ब जलाएंगे, एक पंखा चलाएंगे, और वहाँ पर क्या चलता है? एसी। ये 7 गांव सभा का ये विपक्ष के लोग तमाशा बना के रख दिया है। सरकार विकास के काम कर रही है, ये लोग चोरी कर रहे हैं। और चोरी करने वाला कौन है, कौन लोग जांच में पकड़े गए हैं? 177 लोग, वो लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लोग अल्पसंख्यक हैं। अब बताइए, वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग तो गलत कर रहे हैं। अरे भाई, जांच में कमेटी गई है, जेई गया है, एसडीओ गया है,
जो विद्युत विभाग जब जांच कर रही है तो आपको बिल सरकार का भुगतान करना चाहिए। तो ये लोग जमा नहीं करेंगे और सरकार का दोष देंगे, तो उसी में पुलिस प्रशासन का भी सहयोग किया गया। पुलिस प्रशासन ने चोरी सहित उसमें 46 बरस का मंदिर छुपा करके वर्तमान सांसद, वर्तमान जो वहाँ के विधायक लोग हैं वो सपा के कार्यकर्ता हैं, वो मंदिर को छुपा दिए थे, ढक दिए थे। जब विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि अगर देश में इस तरह से मंदिर और मस्जिद की कवायद चलती रहेगी तो देश विकास नहीं कर पाएगा, क्या कहेंगे? पत्रकार महोदया, हम उसी बात पर आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद, हमारा ये मानना है कि भाई हिंदू का मंदिर है तो हिंदू अपना रीति रिवाज से पूजा पाठ कर रहा है तो वो करे। बाकी जो मस्जिद है उसमें अल्पसंख्यक मोहम्मदम भाई लोग अपना नमाज पढ़ते हैं, तो नियमानुसार तो उसमें मतभेद नहीं करना चाहिए ना। अब वो 46 बरस का दबे कुचले जो हिंदू जो मंदिर बना करके वहाँ था उसको दबा करके उसको इतनी प्रताड़ित कर दिया गया, मारा गया और उसकी मंदिर की ज़मीन को इन्होंने कब्जा किया और कब्जा करके उसके ऊपर इतना प्रताड़ना किया कि वो को मार के भगा दिए लोग। एक सवाल ले लेते हैं, जिस तरह से विपक्ष दावा कर रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई की बात कब होगी जब तक ये मंदिर और मस्जिद की बात चल रही है, क्या कहेंगे? बहन, महंगाई, बिजली, पानी, सड़क, ओवरब्रिज, विकास, किसान निधि, किसानों को खाद के सवाल पर, विकास के नाम पे, हर विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीती है, न कि खाली बात से। जनता का जनादेश मिला है, जनता ने उनको चुनाव में मतदान किया है, तब वो बहुमत से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ महाराज जी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप दोष देना ये तो विपक्ष का काम है। अभी अभी चुनाव हुआ है, उपचुनाव में 9 सीट चुनाव हुआ, 9 सीट में भारतीय जनता पार्टी 7 सीट पर जीती, विकास के नाम पर जीती। 2 सीट से कैसे रहेगी? 2 सीट ये हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका करहल क्षेत्र का मामला था, वो अपना एक करहल की सीट जीते और 1 सीट विपक्ष का ही जीता। हम कह रहे हैं कि 2 सीट पर जब ये हारते हैं तो करहल में ईवीएम ठीक थी और जब 7 पर ये हारे हैं तो ईवीएम खराब थी। तो इनकी तो धरती खसक गई है समाजवादी पार्टी की और ये खसकेगी। 2027 का चुनाव 2 साल में ही होने वाला है। पीडीए खत्म हो गई। विपक्ष तो कहता है पीडीए से आप लोग दहशत में आ जाते हैं। पीडीए दहशत में ख़त्म हो गई। अब बहन 2 मिनट का मौका लूँगा, इनको हम जवाब देंगे कि यादव समाज को पीडीए बता रहे हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी। यादव समाज के नाम पर और पिछड़ी जात के नाम पर ये पिछड़ों का दुश्मन है। ग्वाल वंश अहिर का वोट ले लेते हैं और सांसद और विधायक का टिकट सब सैफई में चला जाता है। बनारस के मंडल, आजमगढ़ के मंडल, वहाँ गोरखपुर के मंडल के ग्वाल वंश अहिरों के लिए समाजवादी पार्टी में जगह नहीं है। मगर एक जान समझ लें कि 2027 में 55% ग्वाल वंश अहिर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा और माननीय योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मान लिया है और ग्वाल वंश 2027 में सरकार बनाएगा। सर, जिस तरह से हम सवाल लेकर लगातार आप लोगों के समक्ष मौजूद रहते हैं, सर ये जो निजीकरण से जो मुद्दा चला राज्यों में, जिस तरह से ये थोप दिया गया, लेकिन जो जब संभल का जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम घटनाएं, मंदिर मस्जिद खोदना, और अभी हाल में ही आपने देखा जिस तरह से खबरें चल रही हैं कि जो सपा सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, जिस तरह से उनके यहाँ पुराना मीटर हटा दिया गया और नए मीटर को लगा दिया गया, ये क्या बताना चाहता है, क्या मैसेज देना चाह रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके अधिकारी अपना जो है पाप छिपाने के लिए नया मीटर लगाए हैं। यानी
जो पुराने मीटर में सब था तो वो बताते कि चोरी कर रहे हैं कि नहीं चोरी कर रहे हैं। अब नया मीटर लगा दिया, आरोप तो लगा चुके हैं, तो उसी को छिपाने के लिए लोग वो पुराना मीटर उखाड़ लाए हैं। जहाँ तक अभी हमारे भाई कह रहे थे 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज ही चोरी दिखाई दी है। 7 साल में इन लोगों की आंख में मोतियाबिंद हो गया था, वहाँ के बिजली विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को। आज वहाँ चोरी दिखाई दे रही बिजली विभाग का। 7 साल हो गया सरकार को और उसके बाद बिजली विभाग को आज दिखाई दे रहा कि चोरी हो रहा है। अरे चोर तो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो पैसा लेके सब कटिया लगवाते हैं या बिजली विभाग का नुकसान करते हैं। सच्चाई तो ये है, नहीं तो 7 साल में आपका कर्मचारी और आपका अधिकारी और बिजली विभाग के लोग देख नहीं पाए, दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। सरकार को अपने निकम्मापन को महसूस करना चाहिए, एहसास करना चाहिए कि हमारे कर्मचारी क्या कर रहे हैं, जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। जो अभी आपने कहा कि वहाँ के सांसद का जो है मीटर बदल दिया गया, मीटर बदला गया, मीटर ये बदला गया जो उनके साथ अत्याचार ये लोग किए हैं कर्मचारी और उत्तर प्रदेश की सरकार, उसको छिपाने के लिए वहाँ का मीटर, उनके घर का मीटर बदला गया है। नहीं तो मीटर बदलने क्या आवश्यकता थी? जब जांच हो गई, चोरी पकड़ ली गई तो उनको जुर्माना लगाइए, उन्हें जेल भेजिए, जो कुछ करना है करिए, लेकिन तत्काल आप मीटर क्यों बदल दिए? इसके मतलब कि सरकार के अधिकारी और कर्मचारी जो है इस तरह का काम कर रहे हैं, अपने को बचने के लिए नया मीटर लगा रहे हैं कि उनकी स्वयं की गई चोरी पकड़ी न जाए। और जहाँ तक अभी हमारे बड़े भाई बता रहे थे कि वहाँ 46 साल से मंदिर मिला है और उसको ये किए वो किए, कुछ नहीं किए। वहाँ के विष्णु रस्तोगी जी थे जिनका पैतृक जो है उनके बाप दादा ने वो मंदिर बनवाया था, ताला उन्होंने ही लगाया था। उन्होंने आके मीडिया चैनल पे बोला कि हमने ही ताला लगाया था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। और यहाँ एक बार सन 1978-77 में दंगा हो गया था, तो हम लोग 20-25 घर थे, तो हम लोग जाके दूर घर बना लिए, यहाँ से हट के दूर बना लिए। संभले में बनाए हैं लेकिन वहाँ से दूर हट के बनाए। और उन्होंने कहा एक चीज़ कि यहाँ पुजारी हम रखते थे, लेकिन पुजारी को तो भैया चढ़ावा आता नहीं था। जब वहाँ हिंदू है नहीं तो चढ़ावा कहाँ से आएगा? उसको न केला, न सेब, न मौसमी, न जो है ये क्या नाम है अंगूर, कुछ अंगूर मिलता नहीं था, न चावल दाल आटा का सीधा, जो हमारे भाषा में सीधा कहते हैं, सीधा उधा मिलता नहीं था। तो वो भूखमरी का शिकार हो जाता, तो वो भाग जाता छोड़ छोड़ के। बार बार वो लोग ले आते थे पकड़ के, कुछ दिन रहता था। कई दिन भूखा रहेगा पुजारी भैया? जब सेब संतरा मौसमी नहीं आएगा, चाहे पंडित जी हो चाहे पुजारी हो, तो मंदिर छोड़ भाग ही जाएंगे। आपका साफ तौर पर ये कहना है कि वहाँ पे इस तरह कुछ नहीं? मैं कह रहा हूँ वहाँ एकदम अन्याय नहीं उस तरह का हुआ, उनको दबाया नहीं जा रहा था। वो स्वयं जो है वहाँ का पुजारी कई दिन भूखा रहेगा? पूरे प्रदेश में जिस मंदिरों पे चढ़ावा नहीं आता वहाँ पुजारी नहीं नजर आते, मंदिर वैसे दिखाई देगा, आदमी आते जाते भले मत्था टेक ले, वहाँ जो है पुजारी नहीं दिखाई देगा। उसके कारण जब सेब संतरा मौसमी चढ़ेगा नहीं और दाल चावल आटा आएगा नहीं तो भूखमरी शिकार रहेगा। सवाल नहीं, लोग कहते हैं, सच्चाई नहीं बताते हैं। बताते हैं क्यों डर के मारा भाग गया, दहशत में भागा, दहशत के नहीं भागा। जब खाने का प्रबंध नहीं होगा तो पुजारी भाग ही जाएगा, पंडित जी भाग ही जाएंगे। सर एक सवाल ले लेते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ पे ये सारे आपने तर्क दिए, लेकिन देखिए संभल के बाद मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम बहुल इलाके में एक मंदिर 54 साल पुराना खोला गया, क्या कहेंगे? भाई देखिए ये खोज कर अब जो है आप बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए तरह तरह के प्रोपगंडा फैला रहे हैं। रोज कुछ नया नया लाएंगे। मैंने कहा ना अभी सदन में एक सज्जन बोल दिए ना, क्या बोल रहे हैं? अमित शाह जी बोल रहे हैं ना, अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते रहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। आप लोग रटते रहते हैं, राम का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, अभी स्वर्ग पहुंच जाएंगे। आप ये बताइए कि संविधान के रचयिता का नाम नहीं लेंगे जिनके संविधान से लोगों के जीवन स्तर में कुछ सुधार हुआ। आप ये बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, माननीय गृह मंत्री जी को क्या दिक्कत है? आप ये बताइए कि आपको अगर स्वर्ग में जाना है तो जाइए, कौन मना कर रहा है? स्वर्ग जाइए, लेकिन स्वर्ग जो गया वो आके नहीं बताया कि स्वर्ग कैसा है। स्वर्ग और नरक यही है। जो अच्छा काम किया, जो पढ़ा लिखा IAS है, उसको बड़ी बड़ी गाड़ी मिली है, 2-3 रखाने वाले मिले हैं, अटैची उठाने मिले हैं, ड्राइवर मिला है, शैडो मिला है, इसी को स्वर्ग कहते हैं कि भैया ऐसो आराम है। और नरक है जिनके यहाँ शाम को दाल रोटी चटनी तक नहीं मिल रही है, उसकी ज़िंदगी नरक। अपने परिवार को नहीं पाल पा रहा है, वो दिन भर ईंटा गारा ढोता
होता है, उसके बाद शाम को लौटता है तो नून तेल लकड़िए में परेशान रहता है, न तन पे अच्छे कपड़े मिलते हैं, न जूते चप्पल के नसीब होते हैं, तो उसको नरक की ज़िंदगी कहते हैं। भैया बड़ी नरक की ज़िंदगी, और बीमारी ऊपर से दवाई भी नहीं ले पाता है, अस्पताल भी नहीं जा पाता है, उसका पैसा जो है लगता है, तो उसको नरकी ज़िंदगी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का गौर करिए। लोग केवल भ्रम फैलाते हैं, प्रोपगंडा फैलाते हैं कि वहाँ स्वर्ग है तो वहाँ ये है, कुछ नहीं है। धरती पे ही स्वर्ग नरक दोनों है। किसी की ज़िंदगी में जिसके पास थोड़ा धन दौलत अच्छा है, बीमारी नहीं है, वो कहता है भैया बड़ी ज़िंदगी खुशहाल बीत रही है, और जिनके यहाँ बीमारी है और इनकम भी नहीं, कमाई धमाई नहीं है, बेरोजगारी है, तो उसकी ज़िंदगी वो कहता बड़ा दिक्कत है, भैया नार की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो अपने परिवार को भी पाल पोस नहीं पा रहा। लेकिन अमित शाह जी जो बोले हैं बाबा साहब के बारे में, ये हम लोग जो है उसको गलत मानते हैं। हम लोग कभी अमित शाह जी के बातों को सही नहीं ठहराएंगे, उनकी बात गलत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था तलवार की ताकत से कलम की ताकत ज़्यादा तेज होती है, जिसके कलम में ताकत होती है उसका जीवन अच्छा होता है। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई करिए, आगे बढ़िए, लेकिन इस तरह के प्रोपगंडा में मत फंसिए कि जिस तरह के अमित शाह जी दिखा रहे हैं कि स्वर्ग जो है जाएंगे, स्वर्ग वर्ग कोई नहीं जाता है, स्वर्ग यहीं है, नर्क भी यहीं है। माननीय अमित शाह जी ध्यान दीजिए, जनता को गुमराह मत करिए। आप लोग तो बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी यही बेच रहे हैं, लेकिन जनता से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, जनता इनके छलावे में न आवे, इनके बहकावे में न आवे, अपने बच्चों को पढ़ावे, अपना एक टाइम भूखे पेट सो ले, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ावे और आगे बढ़ावे। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद रहे, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी प्रोपेगेंडा या किसी भ्रम में नहीं रहना है, लेकिन जो जनता है वो बेरोजगारी और तमाम विकास जैसे मुद्दे और इन सब महंगाई पर बात करना चाहती है, ना कि इस तरह के और मुद्दों पर। सर, जिस तरह से अमित शाह ने सदन में कहा है कि अगर जो भीमराव अंबेडकर हैं इनका 100 बार से ज़्यादा नाम लिया, अगर 7 बार भी राम का नाम जप लिया जाए तो शायद स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, आप क्या कहेंगे? उनके पिताजी का ही ने राम जी आम्बेडकर नाम था, तो पूरा नाम क्यों नहीं लेते? डॉक्टर भीमराव राम जी आम्बेडकर नाम क्यों नहीं लेते अमित शाह जी? उसमें भी तो राम ही हैं। राम का नाम लेने के लिए स्पेशल टाइम की ज़रूरत नहीं है। पहले लोग भगवान के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते ताकि हर समय बुलाते हुए ईश्वर का नाम आता रहे, समझे? तो इस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और जो उन्होंने अमित शाह जी ने कहा है, उनको चाहिए कि ये हमें राम अंबेडकर और संविधान पर मत लड़ाइए। हमारी जो बेसिक आवश्यकता है, शिक्षा फ्री करिए, चिकित्सा फ्री करिए, और आप हमें स्कॉलरशिप मत दीजिए, हमारी फीस न लेने दिया जाए, क्योंकि सरकारें कल्याणकारी होती है। सरकार का कर्तव्य है व्यापार नहीं करना, समाज का कल्याण करना है। पहले ऐसा होता आया है, राजा विक्रमादित्य से लेकर के बहुत सारे लोगों को आप देख सकते, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह का शिक्षा का प्रावधान फ्री में होता था। ऐसे आज भी हमारी चिकित्सा और स्वास्थ्य की शिक्षा होनी चाहिए। सर, जिस तरह से उनके इस बयान से सियासी घमासान तेज हो गया है, और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इस तरह का बचकाना हरकत नहीं करना आप चाहिए। ये राजनीतिक लोग हमको लगता है आपस में मिले हुए हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे रीता बहुगुणा जोशी हों, चाहे तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों। अखिलेश यादव भी परसों मिल करके आए हैं अमित शाह से, क्या बात करके आएंगे? कोई बताया नहीं। जब एक दूसरे से दुश्मनी तो क्यों बात करने जा रहे हो? आपने क्या चर्चा करी है, आपको बताना चाहिए। तो ये सब लोग मिले जुले हैं, ये सारे लोग जनता के कामों को नहीं करना चाहते, जनता की जो असुविधाएं हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहते। हमारी तनख्वाह कैसे बढ़ेगी, हम जीतेंगे कैसे, तुम हमें गाली दो हम तुमको गाली देंगे, यही भाषा चल रही है। सर, हम आपसे एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि जिस तरह से हमारी आपकी बात लगातार बिजली के मुद्दे निजीकरण पे होती रही, तो अभी जो संभल में सपा सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके यहाँ जो पुराना मीटर था हटा दिया गया, नया मीटर लगा दिया गया है, क्या लगता है आपको? देखिए, मीटर लगाने से तो चोरी नहीं रुक सकती। श्रीकांत शर्मा को आज 2.5 साल पहले लेकर के जाइए आप। श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा किया गया घोटाला, जो वहाँ लोगों का ESI का पैसा, वहाँ पर जो BF का पैसा, वो कहाँ चला गया? ये सरकार 7.5 साल से है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कर लिया उनके खिलाफ? दीवान हाउसिंग फाइनेंस में जो पैसा लगा हुआ है लोगों के PF वाला, उसको वापस ले आए क्या? श्रीकांत शर्मा की कंपनियां अपनी बीवी बच्चों और रिश्तेदारों के नाम बना के जो घोटाला किया था उसे वसूल लिया क्या? श्रीकांत शर्मा को जेल भेज दिया क्या? ये सरकार की नाकामी नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की। और किसकी नाकामी है? 7.5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, 7.5 से मुख्यमंत्री हैं अनवरत। क्यों नहीं श्रीकांत शर्मा को जेल भेज देते?
भेजना चाहिए उनको। निजीकरण संभव उनसे ही हर चीज़ का संभव नहीं है। हम कह दें कि साहब यहाँ ईंटा लगा दीजिए, जहाँ रोक लग जाएगी, लेकिन हम लांघ के भी जा सकते हैं, हम ऊंची कूद करके भी जा सकते हैं, हम उसको गिरा के भी जा सकते हैं। ये समस्या नहीं है। समस्या दीवार रोकने से अच्छा जो समस्या पैदा है उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। बिजली चोरी हो रही है, मीटर आप चाइना से मंगा रहे हो, जो चाइना की कंपनियां ब्लैक लिस्टेड है मीटर की, उन्हीं को फिर आप दे रहे हो। जो भारत में उसका व्यापार कर रहे हैं उनको आप दे रहे हो। जो इंडियन मीटर हमारे थे, मीटर तो तभी बदला जा सकता है जब उसमें कोई खराबी हो, हमारा बिल न जमा हो। मीटर तो तभी बदला जाएगा जब मीटर में कोई खराबी हो, छेड़छाड़ हो। हमारा मीटर अगर छेड़छाड़ नहीं हुआ, पुराना मीटर आज के 50 साल पहले 40 साल पहले लगा चल रहा है बढ़िया से, तो आप जो है वो क्यों हटाएंगे हमारा मीटर? जब वो ख़राब हो आके नया मीटर अब लगा दीजिएगा। तो इस तरीके की जो बात की जा रही है, निश्चित तौर पर कई बार डिपार्टमेंट ने शिकायतों पर उपभोक्ता के कराया भी है। मीटर फास्ट चल रहा है, जितना चलने से उसके 4 गुना चल रहा है। तो आप सबसे ज़्यादा आप देखिए बिजली का बिल बकाया किसके पास है? IAS IPS के ऊपर बकाया है, सरकारी विभागों पर बकाया है, ये जो हमारे विधायक MP हैं इनके ऊपर बकाया है। आज पता कर लो, कई हज़ार करोड़ रुपए बकाया होगा इस दारुसफा का बिजली का बकाया। क्या नहीं, उनकी तनख्वाह से क्यों नहीं कटौती होती? कटौती कर लेना चाहिए, क्योंकि बिजली के नाम पर भी उनको पैसा मिलता है। क्यों नहीं कटौती करती सरकार? वो काट करके ही क्यों नहीं पेमेंट करती है उनको? विभागों में एक मना हुआ सिस्टम कि ये इतना बिजली खर्च हमारा आएगा साल भर में, उसका बजट पास होता, सरकार बजट देती है, उतना पैसा काट करके बिजली विभाग को दे दे, आपको सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सिस्टम नहीं ठीक करना चाहते हो, आप आरोप लगाना चाहते हो, क्योंकि आप ही कंपनी बनाओगे। AK शर्मा कंपनी बना लेंगे, योगी आदित्यनाथ बना लेंगे, भूपेंद्र चौधरी बना लेंगे, नरेंद्र मोदी बना लेंगे, अमित शाह बना लेंगे अपने रिश्तेदारों के नाम से, और ठेकेदारी करेंगे वो। इसलिए वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जनता के हितों के लिए नहीं किया जा रहा है, खुद के हितों के लिए किया जा रहा है सारे नेताओं द्वारा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि ये जो निजीकरण है, ये जो बिजली का जो मुद्दा है, कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार अपने हित में करना चाहती है, जो कि इसे जनता के हित में देखना चाहिए। मेरे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, जिस तरह से भाई साहब कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार निकम्मी है और ये जनता के हित में काम करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय? मुद्दा मुझसे लीजिए। मैं बलिया जिला का रहने वाला व्यक्ति हूँ और किसानों के लिए अभी आपके चैनल पर एक व्यक्ति कह रहे थे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ पूरे प्रदेश में इनके पास डाई नहीं थी। डाई के नाम पर आज नवरत्ना प्राइवेट कंपनी है। डाई की नवरत्ना कंपनी क्या है? प्राइवेट है। उस प्राइवेट कंपनी की डाई लेकर और अपनी समितियों पर दिए हैं। सरकारी समितियां जो चलती हैं, क्या इनको बंद कर दिया जाए? किसानों को अगर थोड़ा बहुत जो डाई आई भी, नैनो डाई और नैनो एक आया है बोतल बंद में, किसानों का जो बुआई हुई है उस समय खाद न मिलने से वैसे ही किसान बोए हैं। और यह निकम्मी सरकार जो कह रहे थे कि बड़े किसान खुशहाल हैं, वह किसान बहुत बदतर स्थिति से जल रहे हैं। किसानों के लिए कहते हैं कि हमारी बिजली फ्री होगी, जाइए कनेक्शन लेने, कनेक्शन देते ही नहीं। कहेंगे कि ऐसा है कि इतना एस्टीमेट आएगा, बिजली फ्री है। किसानों की सिंचाई के लिए नहरों में पानी नहीं है। नहर की इनकी सफाई कब होती है? जब हमारे खेत में पानी चलाने की बात आती है, धान लगा है, उस समय इनकी नहर साफ होती है। अभी गेहूं सबका बो गया है, गेहूं में पानी की ज़रूरत है। मैं बलिया ज़िले से आया हूं, अन्य जगहों पर भी देख रहा हूं, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। तो सरकार कहाँ सफल है? आप लोग जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, तो क्या जवाब दिया जाता है? हम अपनी समस्या कहेंगे तो ये सरकार के लोग तनिक सुनने की बात नहीं करते हैं, कोई बात नहीं सुनते हैं। शिक्षा का स्तर सुन लीजिए, शिक्षा का स्तर इतना नीचा कर दिए ये लोग सरकार के लोग कि आज शिक्षा गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता। प्राइमरी स्कूल बंद करने जा रहे हैं 27,000, इसको भी आपने सुना होगा। विद्यालयों में न इनके रासायनिक खेती की बात शिक्षक बताएगा बच्चों को। 1 से 5 में पढ़ने वाले विद्यालय में शिक्षक को यह रासायनिक खेती की बात कर रहे हैं। एक शिक्षक से मेरी बात हो रही थी, हमने वो कहा कि अगर हम लोग 100 बच्चों को पढ़ाते हैं, एक को भी समझा देंगे रासायनिक खेती, तो हम सफल हो जाएंगे। हमने कहा आप उस बच्चे को नहीं, उस सारे बच्चों को बिगाड़ने की बात सोच रहे हैं कि यह बच्चे न शिक्षा लें, न पढ़ें, न आगे बढ़ें। इसको रोकने की व्यवस्था बनाई जा रही है। इससे शिक्षा में बहुत परेशानियां आ गई हैं। जो भी बढ़िया शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, ITI का, पॉलिटेक्निक का,
इनकी शिक्षा गरीब का बच्चा नहीं ले सकता है। तो शिक्षा नहीं देंगे, किसान को लचर बनाएंगे। और अगर चिकित्सा की बात हो जाए तो मैं बलिया ज़िले का दावा करता हूँ, बलिया में कोई ऐसा अस्पताल अब तक नहीं है कि वहाँ के लोग अस्पताल में भर्ती हो, उनको हार्ट का हो चाहे कोई परेशानी हो, बलिया में कोई अब तक डॉक्टर बढ़िया डॉक्टरी नहीं है। और उस बलिया ज़िले के रहने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी रहे हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ कि वो ऐसा हॉस्पिटल खोल दें कि जिस हॉस्पिटल से कार्य हो। मगर कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों को। अभी इनके गोरखपुर मेडिकल कॉलेज की भी वही हालात है, हमारे योगी जी के कि पूरे मेडिकल कॉलेजों को आप कह रहे हैं जाकर बस एक दिन पर देखिए कि चिकित्सा की व्यवस्था क्या है, शिक्षा की व्यवस्था क्या है। यहाँ लखनऊ में व्यवस्था से नहीं पता चलेगा, यह पता जब आप क्षेत्र में जाएंगी, जनता से पूछेंगी तो जनता बताएगी कि शिक्षा की क्या व्यवस्था है, चिकित्सा की क्या व्यवस्था है, किसानों की क्या व्यवस्था है, कैसे लोग जी रहे हैं। जीने का किसी तरह से अपना जुगाड़ बना रहे हैं। बिजली का जो कह रहे हैं सही बात है। हमारे भाई साहब ने कहा कि बिजली के लिए गरीबों का कनेक्शन काटते हैं। दारुल सफ़ा में जो बिजली चलती है इसके लिए कोई व्यवस्था है इनके पास? सर जैसे आप बलिया ज़िले से आते हैं, वहाँ क्या बिजली की गांव में क्या कुछ स्थिति? बड़े हम जिस फीडर हमारे बलिया ज़िले में हमारा गांव है सोनाडी, उस नाम से फीडर है, 24 घंटा नहीं चल सकता है वह फीडर। बिजली की व्यवस्था इनकी इतना दुरुस्त है कि वहाँ 24 घंटे में कहीं ना कहीं बनाना और बिगाड़ना पड़ेगा रोक कर। अगर 2 घंटा चला तो तीसरे घंटे में निश्चित है कि शट डाउन लो और बंद करो। पता लगा लीजिएगा कि बलिया ज़िले में क्या स्थिति है बिजली की। जिस तरह से भाई साहब कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा सरकार में जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए किसान परेशान है, लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन आप क्या कहेंगे इस पर, क्या राय है? देखिए हम आपको एक चीज़ बहन जी बता दें, आदमी को जब नाचक नहीं होते तो आंगन टेढ़ होते हैं। ये काम आज जो वर्तमान हम अपने यहाँ की बता रहे हैं, 44 साल पुराने खंभे जर्जर मतलब जो तार पड़े थे, और AK शर्मा जी 2 दिन मिलते हैं, सोमवार और बेफे, और उनसे हम मिले और एप्लीकेशन हमने दिया। सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद में जो है कहा गया कि तक फसल खाली होगी वो तक तार बदल दिए जाएंगे और जहाँ तक खंभे कम होंगे वो पूरे किए जाएंगे। AK शर्मा जी ने आश्वासन दिया और जांच हुई, कार्रवाई भी हुई। दूसरी बात आ जाइए, समाजवादी पार्टी के बारे में कोई नहीं कहता कि एक परिवार की एक जाति की पार्टी है और न उसमें कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, वहीं पर कोई मूल्यांकन नहीं करेगा। अगर इन लोगों में ताकत है विपक्ष वालों में, विपक्ष तो दावा करता है कि हम एकता की बात करते हैं। अरे अखिलेश यादव जी हमको बता दें 2017 से 2025 होने वाला है, कई बार किसानों के बारे में और कई बार जो है गरीबों के बारे में रोड पर उतरे हैं, केवल टूट करते हैं। और ये जो लल्लू सिंह ने बोले थे कि 400 पार हम आरक्षण में करेंगे संशोधन, इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ाई। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्र की पार्टी है, कोई परिवार की नहीं पार्टी है। और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के अगर कारनामों की सराहना कर लीजिए तो प्रधानमंत्री सड़क योजना गांव जहां 10 लाख रुपया बीघा ज़मीन नहीं बिकती थी, 10,000 रुपये बीघा हुआ, 10 लाख रुपया ज़मीन बिक रही, 100 रुपया पर 2 रुपया क्रेडिट कार्ड, ये अटल जी की दे। जिस तरह से भाई साहब कह रहे हैं, एक सवाल ले लेते हैं आराम से, एक सवाल ले लेते हैं कि भाई साहब कह रहे हैं कि बलिया ज़िले से आते हैं, वहाँ जो बिजली है वो मतलब काफ़ी ख़राब स्थिति नज़र आ रही है, किसानों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या कहेंगे आप? हमको एक बात ये बताइए, जब सरकार पर बार बार लांछन लग रहा है और विपक्ष खुद ही CBI से अपना को डर रहा है, तो 14, 17, 19, 22 और 24 सब ठगबंधन में हो रहा है। ये लोग जनता के लिए तो एक बार नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल अपनी बचा रहे हैं। और हम आपको एक चीज़ बता दें,
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस केवल मुसलमानों के वोट पे जो है टिकी है और मुसलमानों को 80 सीटें लोकसभा की हैं उत्तर प्रदेश में और केवल 2 कांग्रेस ने दिया था और 4 जो है समाजवादी ने दिया था। आज मुसलमानों का प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ख़त्म करना चाहती है। अगर मायावती कोई बात कहें तो बीजेपी भी टीम दलाल, वैसे कोई बात को बोलें बीजेपी भी टीम दलाल। अरे यही मुलायम सिंह जी ने लोकसभा में कहा था 2019 में कि पुनः प्रधानमंत्री जी को मैं देखना चाहता हूं और मुलायम सिंह के आशीर्वाद पे मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बल्कि तिबारा बने। एक सवाल ले लेते हैं आपसे। जिस तरह से अमित शाह ने सदन में कहा है कि ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, देखा जाए तो ये तो संविधान के रचयिता हैं, अगर राम का नाम लिया जाए 7 बार तो शायद आप लोगों को स्वर्ग मिल सकती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दें, आज ये जो देन है स्वर्गीय बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब की है जो हम बोल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, राम भी हमारे हैं, भगवान भी हमारे हैं, अल्लाह भी हैं हमारे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे हैं, उनका भी नाम लिया जा सकता है, समझू। बाकी बाबा राव भीम अम्बेडकर, उनके इस बयान को आप किस तरह देखते हैं, आप अपने नज़रिए से? हम उसको अपनी नज़रिए से सही नहीं देखते हैं। हम जो है बाबा साहब एक संविधान के विधाता हैं, इस बारे में क्यों नहीं कहा? मैं गृह मंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि देश को फोड़ने वाले नेहरू जी, गांधी जी हैं। अगर ओवैसी साहब ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा कि देश को फोड़ने वाले नेहरू जी, गांधी जी हैं, समझो। जहाँ तक सवाल रहा है मुसलमानों की हिस्सेदारी का बात, तो मुसलमानों की हिस्सेदारी लेके, और यही नहीं, अगर गृह मंत्री जी ने जाति जनगणना की क्यों बात नहीं की? जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी जाति जनगणना इस देश में होना जरूरी है, और जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता है। जय हिंद। दर्शकों, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद रहे दारुल शफा पर। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मुद्दे हैं, जो एक्चुअल मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम या जो मंदिर मस्जिद की जो खुदाई मुहिम चल रही है इस पर। और जब मेरा लोगों से सवाल रहा कि जिस तरह से जो संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क में के घर में जो पुराने मीटर को हटा दिया गया और नए मीटर को लगा दिया गया, तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं ये ठीक हुआ है, इसके ज़रिए लोग जो हैं वो बिजली चोरी कर देते हैं। तो किसी का ये कहना रहा कि कहीं ना कहीं नहीं भी ठीक है। और मेरे साथ लोग मौजूद रहे, भाई साहब वो बलिया ज़िले से आए, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो किसान है ये बहुत सारी परेशानियों से, मुश्किलों से जूझ रहा है। जिस तरह से बिजली मुद्दे की बात की गई तो इन्होंने बताया अपनी परेशानियों को लेकर जाया भी जाए तो कहाँ जाया जाए, कोई भी नहीं सुनता है। जो नहरें हैं उसकी कभी सफाई नहीं होती है। सारे लोगों की बात सुने हैं, विकास के मुद्दे पे भी हमारे साथी बताए हैं, सब कुछ बताए हैं, और क्या वो कर रहे हैं क्या नहीं। भारतीय जनता पार्टी 7 साल से 10 साल से तीसरी बार वो केंद्र में सरकार है, तो वो अपने को नहीं देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहिए हमें। वो हमेशा विपक्ष की बात कर रहे हैं, वो घबराए हुए हैं। उनको अपना देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जनता के हित में क्या, ये नहीं देख रहे हैं। वो विपक्ष की बात कर रहे हैं, जबकि बात उनको करना चाहिए कि हम समाज के लिए, देश के लिए, जनता के लिए क्या कर रहे हैं। मतलब आपका साफ तौर पर ये कहना है कि जो मौजूदा सरकार है वो जनता के हित में या उनके मुद्दे को नहीं उठाना चाहती है। बात नहीं कर रही कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या जनता के हित में करना चाहिए, विपक्ष पर यानी घबराई हुई है। और दूसरी बात यह है कि ये साफ तौर पर पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी सरकार है। अडानी के द्वारा ये चल रही है सरकार, ये अडवाणी जो है चला रहे हैं सरकार को। अडानी और अंबानी जो ये सरकार चला रहे हैं, उन्हीं के हाथों में देश को सौंपना चाहती है। अडानी अंबानी के हाथ में देश को सौंपना चाहते हैं। निजीकरण, चाहे जितने हवाई अड्डे और जहाज रेल बेचा जा रहा है, अडानी अंबानी ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई तो देश को 200 साल तक गुलाम बनाई धीरे धीरे। तो ये व्यवस्था ऐसी बना रही है, अडानी अंबानी को देश को एक समय बेच देंगे, हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाकर, और तरह तरह की ये ऐसा प्रोपेगेंडा रचेंगे पूंजीवादी व्यवस्था में। पूंजीपति अपना धन ये लोग इस्तेमाल करें। जितना ये लोग बोल रहे हैं अडानी अंबानी के बल पर बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो है अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, ये देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए, किसानों के, गरीबों के लिए नहीं काम कर रहे हैं। और ये गरीबों को रोड पर ला देंगे। मध्यम वर्ग भी कटोरा लेकर घूमेगा एक समय, उसको अभी दिमाग जो है उसका अभी नहीं जा रहा है मध्यम वर्ग का कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसकी आय घट रही है।
और जो नीचे है वो तो रोज कमाने खाने वाले मध्यम वर्ग भी रोड पर आ जाएंगे। तो इस समय पूंजीवादी व्यवस्था एक ऐसी हो जाएगी, अडानी अंबानी के हाथ में देश चला जाएगा, बचेगा क्या देश में? सारी व्यवस्थाएं उनके हाथ में चली जाएगी। तो पूंजीपति सरकार है, पूंजीवादी सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों की बात करना इनके सरकार में बेवकूफ़ी है, ये अपनी नहीं देखते हैं, ये खाली विरोधी की और मंदिर मस्जिद ये झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा बनाकर पूंजीवादी व्यवस्था को लाभ पहुंचाते हैं। तमाम तरह के मुद्दों पर मेरी लोगों से बातचीत हुई। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ एक नई जगह पर। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं शाइस्ता खान, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।